Subscribers and my dear students, today we will understand the function of cell organelle. Inside the cell, a lot of cell organelles are there, like as ER, ribosome, lysosome, vacuole, plastid, Golgi body, mitochondria, chromosome, cilia and flagella. Okay, so we will understand here by making a diagram and function, how they perform. Okay, so first is ER. ER is known as endoplasmic reticulum, and if we see the diagram of endoplasmic reticulum and discovered by Porter नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. सो राइबोस, अगर हम ER को देखें तो ER की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है. देखें, इसका एक जो इसका कॉर्नर होता है, एक कोना इसका सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और दूसरा न्यूक्लियस से जुड़ा होता है. तो हम देखें ER पर यहाँ राइबोसोम होते हैं, एक साइड में राइबोसोम ज्यादा होते हैं. ठीक, एक साइड में राइबोसोम ज्यादा होते हैं, ये होते हैं राइबोसोम, और एक तरफ राइबोसोम नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं. तो इस साइड को हम कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस साइड को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ राइबोसोम्स बहुत कम है. तो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन RER इज परफॉर्मिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. Because of ribosomes perform the protein synthesis, that's why RER is known as site for protein synthesis. तो RER जो है प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करती है. स्मूथ जो ER है ये लिपिड सिंथेसिस का काम करेगी. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस. तो हमने ये फंक्शन देख लिया RER एंड SER का. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो नोन एज, सेकेंड फंक्शन हम देखें कि ऑल्सो नोन एज एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, विच इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर. हम जानते हैं कि सेल की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है या सेल की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है. तो वो स्ट्रक्चर होती है ER के स्पैन की वजह से. जिस तरीके से ER फैली होगी सेल की स्ट्रक्चर वैसे ही डिसाइड होगी. ओके, सो नाउ थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो ER ऑल्सो प्रोवाइड द प्लेस फॉर ribosome. So these are the function of endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum are the channels by which cytoplasm can circulate throughout the cell from one side to another side. जैसे सपोज ये वाला पोर्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो वाटर इसके अंदर आएगा इस चैनल से होता हुआ, साइटोप्लाज्म इधर से होता हुआ, इधर से होता हुआ, साइटोप्लाज्म होते हुए इधर से न्यूक्लियस में आ सकता है. तो these are helpful in transportation. एंडोप्लाज्मिक आर ऑल्सो हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन. तो एक फंक्शन इसका ये भी है. तो अभी हमने समझा कि एंडोस्केलेटन कहलाता है, ये राइबोसोम को प्लेस देता है. तीसरा फंक्शन हमने देखा कि RER का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस और SER का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस. ओके, तो नाउ ER इज ओवर. अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकंड. देखें, सेकंड आ गया सेल ऑर्गेनेल. सेकंड सेल ऑर्गेनेल आ गया हमारा राइबोसोम. ओके, सो राइबोसोम, सी दिस राइबोसोम. अभी हमने देखा ER पर राइबोसोम होते हैं, तो राइबोसोम ये आ गए. देखें, राइबोसोम कहाँ होते हैं अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे कि ER पर होते हैं राइबोसोम. तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो दोनों में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक में भी. प्रोकैरियोटिक
and eukaryotic. It's a common cell organelle which is present in prokaryotic and eukaryotic. तो देखें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है उसमें राइबोसोम में 2 यूनिट होते हैं, ठीक। एक इस तरीके से यूकैरियोटिक में भी 2 यूनिट होते हैं, लेकिन होता यह है कि यहाँ पर ER होती है, ये बड़ा यूनिट ये छोटा यूनिट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ ER नहीं होती है, तो ये होता है 50S और ये होता है 30S, ठीक है। और ये वाला होता है 60S और ये वाला यूनिट होता है 40S। तो यहाँ पर S क्या है इसका मतलब समझे। S इज नोन एज सेव्डबर्ग कोफिशिएंट। सेव्डबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको जो है डिस्कवर किया था, उन्होंने इसको मेजर किया था। तो इट इज नोन एज सेडिमेंटेशन रेट, सेव्डबर्ग कोफिशिएंट 60S एंड 40S, सेडिमेंट कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन रेट। और इट इज डायरेक्टली जो हमारा ER होता है, यहां पर हम देखें कि इट इनडायरेक्टली मेजर द डेंसिटी एंड साइज। तो इस हिसाब से जब हम देखते हैं तो डेंसिटी एंड साइज इसका अंदर को जो मेजर किया तो वो है 60 और ये 40 है। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो वो हो जाता है 100, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है 80S राइबोसोम। तो याद रखें 80S राइबोसोम में बड़ा यूनिट 60 का है और छोटा यूनिट 40 का है, और प्रोकैरियोटिक में बड़ा यूनिट 50 का है, छोटा यूनिट 30 का है। नाउ इट इज नोन एज 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। तो इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से काउंट नहीं करना कि 60 और 40 100 होता है। याद रखें 80 में 60 एंड 40 और 70 में 50S और 30S। तो S मैंने अभी बताया सेव्डबर्ग कोफिशिएंट, SEVDBERG, सेव्डबर्ग कोफिशिएंट, सेव्डबर्ग कोफिशिएंट, that is stands for sedimentation of coefficient. Okay, it indirectly measure the density and size. It indirectly measure of density and size, measure of density and size। तो इसका फंक्शन अगर हम देखें तो राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अभी हमने राइबोसोम का फंक्शन भी देख लिया। अब आते हैं हम देखें नेक्स्ट लाइसोसोम। देखें लाइसोसोम जो है यहाँ CD ड्यूब नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। लाइसोसोम इज डिस्कवर्ड बाय CD ड्यूब। इसकी स्ट्रक्चर बहुत आसान है। देखें लाइसोसोम इट इज डिस्कवर्ड बाय CD ड्यूब, लाइसोसोम are the enzyme filled bags, they are also known as suicidal bags। तो इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं प्रोटीएज, लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेलेज, HYDRA, कार्बोहाइड्रेलेज। तो दीज आर द एंजाइम फिल्ड बैग्स। जब सेल के अंदर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस बिगड़ जाता है, सेल बीमार हो जाती है, तो न्यूक्लियस लाइसोसोम को ऑर्डर दे देता है, जिसकी वजह से लाइसोसोम के बैग जो होते हैं बस्ट हो जाते हैं और उनसे जो एंजाइम निकलते हैं वो पूरी सेल के अंदर फैल जाते हैं। वो एंजाइम है प्रोटीएज, लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेलेज। तो ये एंजाइम प्रोटीन को, ये फैट को, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से सेल अपनी सुसाइड कर लेती है, सेल्फ किलिंग प्रोसेस होती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग। तो अभी हमने लाइसोसोम के बारे में देखा। हु डिस्कवर्ड, CD ड्यूब। ओके, सो नाउ लाइसोसोम इज ओवर, दे आर नोन एज सुसाइडल बैग। सो लाइसोसोम इज ओवर। नाउ नेक्स्ट इज वैक्यूल। अब देखते हैं हम वैक्यूल जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ी होती है और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटी होती है। ये आ गई सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इसमें हम देख रहे हैं ये वैक्यूल थी। वैक्यूल इट इज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक।
एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, इसको डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने। अब इसमें इट इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ सेल एंड इट्स इंटरनल मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट टोनोप्लास्ट तो वैक्यूल, वैक्यूल के कई फंक्शन होते हैं। नंबर 1 इट इज स्टोर हाउस ऑफ सेल, तो सेल के अंदर जो चीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं वो स्टोर कर ली जाती हैं। तो इसके अंदर मिनरल्स स्टोर हो जाते हैं, इसके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है, इसके अंदर जितनी भी स्टोरेज सेल को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो सब इसके अंदर स्टोर हो जाती है। सो वैक्यूल इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ सेल। तो इसमें यूजफुल चीजें भी स्टोर हो जाती हैं और जो चीजें यूज नहीं होती हैं वो भी स्टोर हो जाती हैं। तो इस तरीके से वैक्यूल सेल के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करती है कि कितने कंटेंट में वाटर को सेल के अंदर रहना है। तो हमने वैक्यूल को भी देख लिया, वैक्यूल हमारा ओवर हो गया। अब आता है, हम देखें प्लास्टिड। नेक्स्ट देखेंगे प्लास्टिड। सो प्लास्टिड इज डिस्कवर्ड बाई, देखें प्लास्टिड इज डिस्कवर्ड बाई अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल। तो प्लास्टिड जो होते हैं बेसिकली हम जानते हैं 3 तरीके के होते हैं। तो देखें, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट फॉर व्हाइट कलर, फॉर व्हाइट कलर। इसी तरीके से क्रोमोप्लास्ट। अब अगर हम देखें क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट में आ जाता है यहां पर जो कि ग्रीन कलर के लिए है। जैसे नहीं, क्रोमोप्लास्ट को अगर हम देखें तो ये है येलो रेड ऑरेंज, किसी भी तरीके का कोई कलर है तो वो क्रोमोप्लास्ट से होगा। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो केवल ग्रीन कलर के लिए है। क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर के लिए है। तो अभी हमने देखा बेसिकली प्लांट के अंदर जो व्हाइट कलर होता है वो ल्यूकोप्लास्ट से होता है और ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट से होता है, और जितने भी प्लांट में कलर होते हैं अदर कलर वो सब क्रोमोप्लास्ट से होते हैं। तो प्लास्टिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर एंड पिगमेंटेशन। दे आर यूजुअली प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल, दैट्स व्हाई प्लांट सेल्स आर कलरफुल। तो प्लास्टिड की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हम यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो देखें, इसको ऐसे बना लेंगे, ये प्लास्टिड आ गया, इसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आ गई, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। इसमें ये थाइलेकॉइड हो गए। देखें, ये एक फ्लैट डिस्क जो होती है उसे कहते हैं थाइलेकॉइड। देखें, ये है थाइलेकॉइड, THYLAKOID। और इसका जो ग्रुप होता है थाइलेकॉइड का ग्रुप, इसे कहते हैं ग्रेना। दीज आर कनेक्टेड टू ए स्ट्रोमा लैमेला, या इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। ये है स्ट्रोमा लैमेला। और देखें यहाँ पर इस स्ट्रोमा लैमेला से इस तरीके से ग्रेना जुड़े हुए रहते हैं। ऐसी बहुत सारे थाइलेकॉइड और उसके ग्रुप और ग्रेना यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये है स्ट्रोमा लैमेला। इसके अंदर अपना डीएनए होता है, ठीक है, ये अपना डीएनए है। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वो मैट्रिक्स कहलाता है, वो है मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है मैट्रिक्स, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं जो साइट फॉर लाइट फेज है, लाइट फेज यानी दिन के समय में जो लाइट फेज होती है फोटोसिंथेसिस की, वो तो होती है थाइलेकॉइड। और डार्क फेज जो होता है, डार्क फेज का जो साइट है वो है स्ट्रोमा लैमेला। तो अभी हमने यहाँ समझा क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड जो है वो कलर प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कलर इन प्लांट सेल। तो अभी हमने देखा यहाँ प्लास्टिड के बारे में, इसका डायग्राम अगर आता है तो ये बनाकर आएंगे। प्लास्टिड का काम है कलर प्रोवाइड करना, ओके। नाउ प्लास्टिड के बाद अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडी। देखें गोल्जी बॉडी, तो देखें गोल्जी बॉडी कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। कैमिलियो गोल्जी बॉडी
इसको डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने, CHAMELEO, कैमिलियो गोल्जी। तो देखें यहाँ कैमिलियो गोल्जी, और गोल्जी बॉडी जो है इस तरीके से, गोल्जी बॉडी आर द ट्यूब्स, इस तरीके के ट्यूब होते हैं, दीज आर द ट्यूब, एंजाइम फिल्ड ट्यूब्स, इनके अंदर एंजाइम भरे रहते हैं, ये एंजाइम भरे रहते हैं, गोल्जी बॉडी के ट्यूब्स हैं ये, और ये यहाँ पर एक मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, ये मेम्ब्रेन कहलाती है सिस्टर्ना, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्ना, सिस्टर्ना, ये कहलाएगी सिस्टर्ना। अब देखते हैं यहाँ सिस्टर्ना, और यहाँ पर एंजाइम फील्ड है, इसमें से एंजाइम निकलता रहता है, एंजाइम फील्ड बैग्स होती हैं, ये एंजाइम फील्ड ट्यूब्स होती हैं जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती हैं। तो जो प्लांट सेल की होती है उसे कहते हैं डिक्टियोसोम, इट इज कॉम्प्लेक्स, और एनिमल सेल की गोल्जी बॉडी होती है। तो इसके काम क्या होते हैं, दीज आर द ट्यूब्स, एंजाइम फिल्ड ट्यूब्स, एंड ये टाइम टू टाइम सेल के अंदर एंजाइम रिलीज करते रहते हैं, जैसे ये निकल रहा है। तो हम देखेंगे इसमें पहला फंक्शन गोल्जी बॉडी इंक्रीज द एक्शन इनसाइड द सेल, इससे निकलने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल के अंदर होने वाले एक्शंस को फास्ट कर देते हैं। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा फंक्शन ये करता है, एक तो फास्ट एक्शन, फास्ट एक्शन कर देता है। सेकंड इसमें अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि गोल्जी बॉडी जो होती है वो वाइटेलोजेनेसिस का भी काम करती है, VIT, वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस का मतलब है यॉक फॉर्मेशन, यॉक फॉर्मेशन। जैसे कि हम देखते हैं कि अंडा जो होता है, अंडे के बीच सेंटर पार्ट में यहाँ पर यॉक होता है, ठीक। तो ये जो यॉक है इसे बनाने में गोल्जी बॉडी के एंजाइम अपना रोल प्ले करते हैं। यॉक फॉर्मेशन प्रोसेस को कहते हैं वाइटेलोजेनेसिस। इसी तरीके से हम थर्ड एक्शन में ये भी देख सकते हैं कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म के हेड को एक्रोसोम कहते हैं, स्पर्म के हेड के एक्रोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं वो रोल प्ले करती है। तो गोल्जी बॉडी it forms the acrosome, it forms the acrosome part, it forms the acrosome part of sperm, sperm के एक्रोसोमल पार्ट को भी बनाती है। तो अभी हमने देखा गोल्जी बॉडी, जो कि गोल्जी बॉडी कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर की थी, और इसके इस पार्ट को सिस्टर्ना कह रहे हैं, ये ट्यूब्स हैं, ये एंजाइम है। तो प्लांट की जो गोल्जी बॉडी होती है उसे कहते हैं डिक्टियोसोम, क्योंकि इट इज कॉम्प्लेक्स, और एनिमल की जो गोल्जी बॉडी होती है उसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो ठीक है, गोल्जी बॉडी हमारा कंप्लीट हो गया।